चीजों को ये समझना है कि क्या क्या सिग्नल आया है, वो आंखों को सिग्नल देता है कि देखो क्या है। आंखें तो देखती हैं, देखी सुई चुकी है, वो फिर हाथ को सिग्नल देता है कि हाथ को पीछे कर। ये सेम चीज हमारी EFI के ऊपर है। वो क्या है कि ये हमारे पास एक ECU है, ब्रेन है। ECU को इनपुट कहां से आ रही है? मुख्तलिफ सेंसर से इनपुट आ रही है, और यहां से फिर वो उसको कैलकुलेट करता है कि क्या इनपुट आ रही है, और इनपुट आने के बाद उसको वो सिग्नल देता है आउटपुट का कि क्या काम करवाना है। ये जो इनपुट कहां से वो ले रहा है? इनपुट वो ले रहा है मुख्तलिफ सेंसर से जो हमारी बस में लगे हुए हैं इंजन के ऊपर। अब वो सेंसर कौन कौन से हैं वो आपने मुझे बताना है, 1 बाय 1 बताना शुरू कर दें जिसको आता है। अभी हम तू रहने दे। हाँ जी, पहला सेंसर कौन सा है इंजन के? क्रैंकशाफ्ट स्पीड, क्रैंकशाफ्ट स्पीड सेंसर। CKP, क्रैंक पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। दूसरा जी क्रैंकशाफ्ट सेंसर, क्रैंकशाफ्ट का। ये क्रैंक का सेंसर कहाँ लगा हुआ है? फ्लाईव्हील के ऊपर लगा हुआ है। क्रैंक के सिग्नल हम दो तरह से ले सकते हैं, एक हम फ्लाईव्हील से भी ले सकते हैं, और आपकी जो फ्रंट एंड की जो पुली है उस पर भी ले सकते हैं। पुली के साथ हमें फिर एक नॉच प्लेट लगानी पड़ती है, उस प्लेट से हम उसका सिग्नल ले लेते हैं। केम सेंसर कहाँ लगा हुआ है? फ्यूल पंप पे लगा हुआ है। ये फ्यूल पंप पे हमने क्यों लगाया हुआ है? कैम के साथ टाइमिंग होती है। कैम के साथ टाइमिंग होती है। कैम के साथ टाइमिंग कैसे एडजस्ट हुई हुई है? कहाँ से एडजस्ट की हुई है हमने? टाइमिंग जो है वो इसकी टाइमिंग गियर कहाँ पे है इसके? 6122 में टाइमिंग गियर कहाँ पे है, और 6127 में टाइमिंग गियर कहाँ पे है? पीछे होता में किस मॉडल में? 2 के हाउसिंग में पीछे, ठीक है। और 6122 ये 6127 में ये फ्रंट में। क्योंकि आप अगर पंप पे गौर करें, उसका पंप पीछे की तरफ लगा हुआ है और इसका पंप फ्रंट एंड पे लगा हुआ है। क्रैंक सेंसर, केम सेंसर। तीसरा ऑयल टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, ये भी एक कंपाउंड सेंसर है। ये ऑयल टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर, ये दोनों काम करता है। ऑयल टेम्परेचर और ऑयल प्रेशर। उसके बाद चौथा कूलर टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इनटेक एयर, इनटेक एयर एयर टेम्परेचर, नहीं, उसको क्या कहते हैं? एयर इनटेक। नहीं, वो है बेसिकली हम उसको कहते हैं ये मैप/मैट। ये दोनों काम करता है। ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर है उसको भी बता रहा होता है, और उसके अंदर जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर भी सेंस कर रहा होता है। छठे पे नहीं, फैन सेंसर बेसिकली इंजन में ही आता है, लेकिन हमारी बसेस में उसको हम एक सेपरेट सर्किट से कंट्रोल कर रहे हैं। ECU का उससे कोई लेना देना नहीं है। ECU से भी ये कंट्रोल होते हैं, इसमें प्रोविजन है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे नहीं कर कंट्रोल। छठे नंबर पे कॉमन रेट ऊपर लगा, कॉमन रेट प्रेशर सेंसर, कॉमन रेट सेंसर। सातवां फ्यूल मीटरिंग यूनिट। ये वो सब सेंसर हैं जिनसे ECU जो है वो, और एक और रहेगी हमारी, एक और रह गए, वो है ACCP, एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर। एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर, तो एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर लगा हुआ है जो उसको बताता है कंप्यूटर को कि इस वक्त इंजन के RPM उसने कितना रखने हैं। ये सब वो सेंसर्स हैं जिनके थ्रू जो कंप्यूटर है वो इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद वो सबको कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट कैसे करता है? क्रैंक का सिग्नल चेक करता है, केम का करता है, कूलेंट का, ये जितने भी सिग्नल है चेक करता है। उसके बाद वो यहाँ से आउटपुट देता है इंजेक्टर्स को।
इतना फ्यूल स्प्रे करना है। अब EFI का हमें फायदा क्या है? EFI का हमें फायदा ये है, इनके हाई प्रेशर सिस्टम है, जो फ्यूल की ऑटोमाइजेशन है, यानी कि जो फ्यूल हम उसको स्प्रे कर रहे हैं, इसका स्प्रे बड़ा शानदार है। जो इसका स्प्रे है वो जितना ज्यादा उसकी अच्छा होगा, यानी कि उसको ऑटोमाइजेशन कहते हैं, जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा उसकी बर्निंग होगी, अच्छी स्मूथ बर्निंग होगी, और जितनी स्मूथ बर्निंग होगी उतनी हमारी एग्जॉस्ट इमिशन कम हो जाती है। पहले डीजल गाड़ियों में आपने देखा है कि वो जो मैकेनिकली गाड़ियां आती थी उसमें जैसे ही आपने वो पैर देना है एक्सीलरेटर को पीछे एक दफा उसमें धुआं मारना है, लेकिन जो EFI अब गाड़ियां आ रही हैं इसमें जो है वो धुआं काफी हद तक कम हो चुका है। उसका इसीलिए कम हुआ है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर रहे हैं, पर फ्यूल सेफ होता है। इससे फ्यूल कैसे सेफ होता है? जब ड्राइवर इसको एक्सीलरेट कर रहा है तो एक फ्यूल स्प्रे हो रहा है उसके अंदर, जैसे ही वो एक्सीलरेटर से पैर उठाता है तो वो जो इंजेक्टर है उसको कंप्यूटर बिल्कुल बंद कर देता है। बंद करने की आप हमें फायदा क्या होता है कि वो जो फ्यूल है जिस टाइम पे आप गाड़ी को आपने पैर उठाया हुआ है उस टाइम इंजेक्टर कोई स्प्रे नहीं कर रहा, तो फ्यूल हमारा बच रहा है उसमें। तीसरा फायदा EFI का ये होता है कि इसमें से कोई सेंसर काम छोड़ जाए तो वो सिस्टम को बंद नहीं होने देता, इंजन बंद नहीं होता। अगर क्रैंक का अपना सिग्नल खत्म हो गया तो वो केम से लेना शुरू कर देगा, अगर केम का सिग्नल बंद हो गया तो क्रैंक से लेना शुरू कर देगा। लेकिन होगा कि आगे चेक इंजन की लाइट ऑन हो जाएगी, गाड़ी जो है वो अपनी चली जाएगी आपकी प्रीसेट वैल्यूज पे, आइडियल वैल्यूज पे चली जाएगी। फ्यूल आपकी जो एवरेज है वो सही नहीं रहेगी, इंजन की पावर कम हो जाएगी, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी। इसको हम कहते हैं लिम्प होम फंक्शन, यानी कि जब आपकी ये सेफ्टी को एक्टिव हो जाती है, ये चेक इंजन की लाइट ऑन हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप गाड़ी को चला के अपने करीबी सर्विस स्टेशन पे ले जाएं, वहां से जाके इसको चेक करवा दें, लेकिन इंजन बंद नहीं होगा। अगर चेक इंजन की लाइट आ गई है तो आपके लिए जरूरी है, ड्राइवर्स के लिए होता है वैसे, कि उन्होंने क्या चीज चेक करनी है? ऑयल प्रेशर पूरा, कूलेंट का लेवल और कूलेंट का टेम्परेचर, ये दोनों चीजें देखनी है, और एयर प्रेशर उन्होंने देखना है सेपरेटली। एयर प्रेशर का नहीं इशू कोई, अगर ये कूलेंट का टेम्परेचर और ऑयल का प्रेशर, अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो आप गाड़ी को चला के आराम से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा एक EFI का मैंने आपको थोड़ा सा इसमें दिया आज। अच्छा, अब इसकी मैं आपको प्रेजेंटेशन उसकी दिखाता हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंट्रोलर है, सेंसर है और इसमें एक्चुएटर होते हैं, ये तीनों चीजें काम करती हैं इसमें। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो हमारी बसेस में वो कौन सा आ रहा है? ये CP18 हमारी बसेस में नहीं आता, CP3.3 आता है और CP2.2 आता है। जो हमारी इंटरसिटी की बसें हैं यानी कि 6122 और 6127, उसमें CP2.2 है। CP2.2 में ये पंप लगा होता है, और CP3.3 जो है इसमें ये रोटरी पंप है बेसिकली है, इसमें भी प्लंजर्स होते हैं लेकिन ये रोटरी होते हैं। सेंटर में एक सेंट्रिक केम होती है इंजीनियर्स के लिए। ये जो पंप है ये हमारी सिटी बसेस जितनी भी आ रही हैं उसमें ये वाला सिस्टम आ रहा है। कॉमन रेल है, इलेक्ट्रॉनिक ही है, उसमें भी सारा कुछ EFI है, लेकिन पंप उसमें ये वाला लगा हुआ है CP3.3। और जो हमारी जो इंटरसिटी बसेस हैं जिसमें आप लोग काम करते हैं उसमें पंप CP2.2 लगा हुआ है। ये पंप आपके सामने आ रहा है। सर इसमें एफिशिएंसी सबसे कौन सा है? देखिए ये एफिशिएंसी हम इस तरह नहीं इसको कह सकते एफिशिएंट कौन सा है। अब जैसे जैसे इंजन की हॉर्स पावर इंक्रीज करती जाती है हमें उसकी उस हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें मीट करना होता है। अब यहाँ पे देखें जो आपकी बसेस हैं इसमें 2 डिलीवरी पाइप है और जो हमारी ये वाली बस है उसमें सिंगल डिलीवरी पाइप है।
तो इस तरीके से अब ये जो सिटी बस जो है वो मैक्सिमम हमारे पास 270 हॉर्स पावर आ रही है। तो सिटी में हमारे पास चल रहे हैं मॉडल एक 270 है और दूसरा मॉडल है 180 हॉर्स पावर का, उसमें ये लगा हुआ है। और जो 6.27 और 6.22 है उसमें ये वाला पंप लगा हुआ है। ये वही सर्किट है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो पीली लाइन है, ये पीली लाइन लो प्रेशर को बता रही है और जो रेड लाइन है वो हाई प्रेशर को बता रही है। ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक। अच्छा, ये डायग्राम मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट डायग्राम बना के बताई है। इसमें वाटर सेपरेटर फिल्टर कम है, लेकिन ये सिस्टम समझाने के लिए है कि फ्यूल टैंक से सबसे पहले वाटर सेपरेटर, वाटर सेपरेटर के बाद पंप की इनलेट पे, इनलेट के बाद जो है वो यहाँ से आपकी फिर आउटलेट पे गया, उसमें डायग्राम मुकम्मल नहीं है। आउटलेट पे गया, आउटलेट से यहाँ पे उसने प्रेशराइज किया हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर के बाद कॉमन रेल पे आया, कॉमन रेल के बाद इंजेक्टर पे आ गया। और रिटर्न कहाँ से हमें मिलती है? एक रिटर्न हमें इंजेक्टर की मिलती है, उसके बाद हमें एक दूसरी रिटर्न कॉमन रेल की मिलती है और तीसरी रिटर्न हमें पंप की मिलती है। और ये सब रिटर्न इकट्ठी होकर वापस फ्यूल टैंक में आ जाती है। ये 18 वाला है, ये नहीं हम देखेंगे। ये हमारा सिटी बस का पंप है, इसका मैक्सिमम प्रेशर 1600 बार है। आरपीएम तकरीबन इसके 3800 आरपीएम है, यानी कि 3800 आरपीएम पे ये काम कर रहा होता है। ये हमारा सिस्टम है जो हमारी बस में लगा हुआ है, CP 2.2। अब जब यहां से ये जो आपका लो प्रेशर पंप है ना, लो प्रेशर पंप की इनलेट के ऊपर जो है ना उसको 0.5 से 1 बार तक का प्रेशर होता है। अगर इससे प्रेशर कम होगा तो वो आपकी जो फ्यूल सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। उसके बाद जब यहाँ से वो फाइन फ्यूल फिल्टर इंजन के साथ लगा हुआ है, उसमें जब वो फ्यूल जाता है तो उसका तकरीबन प्रेशर जो है वो हो जाता है हमारा 9 बार तक, 9 बार। और जब फ्यूल के इन हो रहा है, एक फ्यूल जो फिल्टर है वो तकरीबन प्रेशर ड्रॉप उसमें 0.8 से 1 बार तक का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो हमारे पास जो इनलेट पे यहाँ पे फ्यूल मिल रहा है उसको हाई प्रेशर पंप को वो तकरीबन होता है 8 बार का, 7 बार के राउंड उसका प्रेशर होता है। इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। मैं आपको पहले उसकी सारी ब्रीफ कर चुका हूँ। ये एक उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ ये कॉमन रेल लगी हुई है, कॉमन रेल ये फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, ECU लगा हुआ है। इस तरीके से ये सारा सिस्टम यहाँ पे, और इसकी वायरिंग भी यहाँ तक की है। छोटी प्रेशर से जो जा रहा है कॉमन रेल को, वो कितना प्रेशर होता है? वो तो सिस्टम का प्रेशर है ना, वो तो वेरिएट करता है 500 बार से लेके 1300 बार तक 6.22 में। 6.22 और जो हमारी 6.27 है वो 500 बार से लेके 800 बार तक, 1100 को टच करता है लेकिन फिर 800 पे स्टेबल हो जाता है फुल एक्सेलरेशन के साथ। वो कॉमन रेल भी है कि उसके बारे में आपको और बताता हूँ। ये वो पंप है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस पंप का मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 1600 बार है और इसके आरपीएम तकरीबन 1400 आरपीएम, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंजन से हाफ आरपीएम पे तकरीबन ये चलता है, हाफ से थोड़ा ज्यादा इसके आरपीएम कम होते हैं। आप ये चीज जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर लेती है और केम शाफ्ट कितने चक्कर लेती है? 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक कितने चक्कर लेती है और केम 1 लेती है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे केम का सिग्नल इससे लिया हुआ है, तो इसकी भी स्पीड उस हिसाब से एडजस्ट की गई है। ये केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, ये वो पंप है जो इसका लो प्रेशर फ्यूल पंप है जो टैंक से फ्यूल को ड्रा करता है। जो पिछली वाली हाउसिंग है उसमें हाई प्रेशर फ्यूल पंप लगा हुआ है। ये फ्यूल मीटरिंग यूनिट है, यहाँ पे हम फ्यूल इन करवाते हैं हाई प्रेशर सिस्टम में। हाई प्रेशर सिस्टम में यहाँ से हम फ्यूल को इन करवाते हैं। ये हमारा डिलीवरी वेल्व, ओवरफ्लो वेल्व लगा हुआ है बैक साइड पे पंप पे, ठीक है। अगर पंप का प्रेशर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा हो जाए, कॉमन रेल की जो डिलीवरी है वो काम ना करेगी, तो फिर ये यहाँ से
सेफ्टी ऑपरेट होती है और यहाँ से फ्यूल जो है ना वो रिटर्न होना शुरू हो जाता है। ये रिटर्न लाइन है। ये जो हमारा पंप है, ये इसकी जो लुब्रिकेशन है, इसके अंदर ये इंजन ही है बेसिकली, पंप भी एक इंजन है। उसकी लुब्रिकेशन किस तरह है, वो इंजन ऑयल के थ्रू इसको लुब्रिकेट किया जाता है। इसको इंजन ऑयल का एक पाइप लगाया जाता है और उसका जो आउट है वो हाउसिंग में चला जाता है। ठीक है, ये वो पंप ऑयल का इनलेट पोर्ट है। और जो इससे पहले मैंने आपको पंप दिखाया था सिटी बस वाला, उसकी जो लुब्रिकेशन है वो डीजल से लुब्रिकेट हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें एक्सेसिव लुब्रिकेशन, ज्यादा लुब्रिकेशन की जरूरत है, इसलिए हमने इसको इंजन ऑयल के थ्रू लुब्रिकेट किया। फ्यूल मीटरिंग यूनिट, फ्यूल मीटरिंग यूनिट का काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ये इलेक्ट्रिकल इसको गवर्नर कहते हैं। जिस तरह आपका जो मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसमें गवर्नर लगा हुआ है। गवर्नर का काम ये है कि फ्यूल को, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना, फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करना। इस सिस्टम में EFI में ये इलेक्ट्रिकल गवर्नर है। इलेक्ट्रिकल गवर्नर का मकसद ये है कि ये कॉमन रेल के अंदर फ्यूल का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। वो कैसे मेंटेन करता है, जैसे ड्राइवर एक्सेलरेट करता है, कंप्यूटर को सिग्नल चला जाता है कि मैंने फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ानी है। जब ड्राइवर अपना ECU फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाता है तो कॉमन रेल के अंदर जो है वो प्रेशर ड्रॉप होता है। वो कॉमन रेल का जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको वो सेंस कर रहा है कंप्यूटर कॉमन रेल सेंसर से, उसको उसका सिग्नल जा रहा है। जैसे ही उसको सिग्नल जाता है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो वो इसको सिग्नल देता है मीटरिंग यूनिट को, ये और ज्यादा ओपन हो जाता है। जब ये और ओपन होता है तो जो उसका हाई प्रेशर पंप है उसमें ज्यादा फ्यूल जाता है। जब जितना ज्यादा फ्यूल जाता है उसके जो चैम्बर्स हैं उतना ज्यादा क्वांटिटी में उसकी डिलीवरी है ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से वो फ्यूल को उसमें कंट्रोल करता है, फ्यूल के प्रेशर को। अब इसकी रीडिंग बढ़ जाती है। आप लोग वो स्कैनर यूज करते हो सारे, क्या चीज मॉनिटर करते हो स्कैनर? आई कंपोनेंट क्या है? वो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। ठीक है, वो इसकी वैल्यू। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे काम करता है। इसके अंदर जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक वेफर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, ये उस तरह ये काम करता है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है, आप मीटरिंग वैल्यू अपना करते हो उसको, वो कितनी होती है आपकी मूवमेंट आइडलिंग पे? 500 600 आइडलिंग पे नई गाड़ी की कि पुरानी की, ये इंजेक्टर रिपेयर की? रिपेयर किया और रिपेयर नवा देना ना कहो। 500 600। अच्छा, और उसके बाद जब फुल अप एक्सीलेरेट करते हो तब कहाँ पे जाती है? उसका स्पाइक कहाँ पे जा रहा होता है, कहाँ टच करता है? 2000 स्पाइक की बात करें, पीक कहाँ पे जाती है उसकी? आपने फुल एक्सीलेरेट किया, पीक कहाँ पे जाके वापस आती है? चलो नए हैं, फिर कहाँ पे जा रही है? 25 अच्छा, वो वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। वैल्यू, वो वैल्यू क्यों बढ़ जाती है कि उसने कॉमन रेल के अंदर प्रेशर मेंटेन करना है। अब इस बात को आप समझें कि वैल्यू क्यों बढ़ जाती है। अब हमारा सिस्टम खराब कहाँ पे होता है? तो हम कहते हैं बार बार चेक इंजन की लाइट आना शुरू हो गई है, चेक इंजन की लाइट आ रही है। वो लाइट क्यों आना शुरू होती है? लाइट इसलिए आना शुरू होती है कि फर्ज करें कि आपका कोई इंजेक्टर फेल हो गया। जब इंजेक्टर फेल हो गया, इंजेक्टर फेल होने से क्या हुआ कि उसने रिटर्न देना शुरू कर दी इंजेक्टर को। जब रिटर्न देना शुरू कर दी तो कॉमन रेल का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो गया। जब वो ड्रॉप होना शुरू हो गया तो ECU ने सेंस किया कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसने इसको सिग्नल दिया ओपन हो जाओ। जब वो ओपन होगा तो वो कॉमन रेल का प्रेशर पूरा कर देगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाएगी। एक तो ये सिनेरियो है, एक ये केस है इंजेक्टर फेलियर का। दूसरा केस होता है कि हमारी कॉमन रेल फेल हो गई है। कॉमन रेल फेल होने का मतलब ये है कि उसने रिटर्न देना शुरू कर दिया कॉन्टिन्यूसली आइडलिंग के ऊपर या एट सर्टेन RPM, किसी एक RPM पे जाके। उसमें क्या होता है, कॉमन रेल को रिटर्न नहीं देनी चाहिए किसी भी सूरत में। अगर कॉमन रेल रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कॉमन रेल खराब हो चुकी है। जब वहां से रिटर्न आएगी तब भी प्रेशर